नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। तो आज जैसा कि आपको पता होगा, सोशियोलॉजी का हमारा जो कि क्लास पेपर 1 का चल रहा है। कुछ ना कुछ आपको 1-2 लेक्चर रोज़ मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पेपर 1 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, पेपर 2 को भी कवर करेंगे, पर इस चीज़ को हम लोग जो है कि नोट्स के थ्रू नहीं कवर करेंगे, बुक के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आप लोग देखो, ये है एस पांडे जी का बुक, ठीक है। एस पांडे जो कि हिंदी माध्यम के लिए, समाजशास्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कि हेल्पफुल है, ठीक है। हिंदी माध्यम में रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है और उसमें एक सबसे बेहतरीन बुक है एस पांडे की। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको जो कि एस पांडे को समझने में, पहली रीडिंग करने में जो कि काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ ऐसे वर्ड है, टर्मिनोलॉजी हिंदी के कुछ कठिन वर्ड भी आप कह लो, या समाजशास्त्री कुछ वर्ड है समाजशास्त्र के संदर्भ में, जो कि समझने में पहली बार जो कोई बच्चा अगर समाजशास्त्र का ये पढ़ेगा तो उसको बहुत समझने में दिक्कत होगी, हर वर्ड का अर्थ वगैरह सब कुछ। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए जो कि हम लोग जो है कि बुक से जो है कि एक एक वर्ड जो है कि आपका पढ़ेंगे, और ये इस तरह से जो कि पेपर 2 हमने आज से शुरू किया है। तो धीरे धीरे जो कि ये चैप्टर 1 है, तो उम्मीद है एक महीने या 1.25 महीने में पेपर 2 आपका खत्म हो जाएगा। डेली हम लोग एक एक चैप्टर करते रहेंगे इसमें से, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य, देखो भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, मतलब भारतीय समाज का अध्ययन हमने समाजशास्त्र में कैसे किया है, किस किस सोर्स से किया है, क्या क्या हमने समझा है, भारतीय समाज कैसा है, इस आधार पे समाजशास्त्री अध्ययन के आधार पर कैसे समझा कि कैसा भारतीय समाज है, किस तरह से यह जो कि पश्चिमी समाज से, अन्य समाज से भेद रखता है, और यहाँ की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग जो कि चैप्टर नंबर 1 में अपना पढ़ेंगे। तो देखो आज हम इसमें जो कि भारत विद्या परिप्रेक्ष्य और जीएस घुरिये का जो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इन 2 टॉपिक को करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्थितियों, प्रक्रियाओं, चरों अथवा घटनाओं के अध्ययन हेतु कई परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से परिप्रेक्ष्य है, जैसे देखो आपका भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, जिसको इंडोलॉजी हम लोग कहते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, अतिशय मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। देखो ये जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। आज हम अभी भारत विद्या परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे। आप मोटा मोटा समझो, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का मतलब ये है कि जो भी भारतीय समाज का हम अध्ययन करेंगे उसमें भारतीय धर्म, साहित्य, जो ऐतिहासिक सोर्स है, भारतीय धर्म ग्रंथ है, उनके आधार पर जो कि भारतीय समाज को समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज हमारा पहले कैसा था और उस पहले की छवि क्या आज भी दिखती है, और दिखती है तो कितने मोटे स्तर तक दिखती है, ठीक है। इन सब चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये 3, चलिए शुरू करते हैं। तो आप अगर इसका देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका जो सोर्स है, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण आदि इन सब चीज़ों से बात करता है। भाषाएं भी बहुत सारी भारत की है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, शास्त्री, तमिल, पर्शियन, ये सब जो कि भाषाएं भारत के इतिहास में काफ़ी विख्यात रही है, आज भी जो कि इनका प्रचलन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है यह वर्तमान, देखो जो आपको भारत विद्या परिप्रेक्ष्य है, यह वर्तमान भारतीय समाज एवं संस्कृति के विश्लेषण में इन प्राचीन धर्म ग्रंथों, भाषाओं, ऐतिहासिक दस्तावेज आदि के महत्व को स्वीकार करते हुए अध्ययन के स्रोत के रूप में इनके प्रयोग पर बल देता है। कौन बल देता है? भारत विद्या परिप्रेक्ष्य की ये हमारे भारतीय समाज के अध्ययन के सोर्स हैं। कौन कौन से? यही धर्म ग्रंथ है, जो है ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो प्राचीन भाषाएं हैं, इन सब के आधार पर, ठीक है। और जो देखो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य है, इनका क्या मानना है कि आधुनिक भारतीय समाज एवं इसके अंगों अथवा संस्थाओं की व्याख्या, जो अंग संस्थाएं मतलब जो इनके सामाजिक अंग है, जैसे कि लॉ वाला एक अंग है, ठीक है, इकोनॉमी एक अंग है ना, और कल्चर एक अंग है, तो इन सब अंगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, आधुनिक भारतीय समाज एवं इसके अंगों तथा संस्थाओं की व्याख्या प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त तथ्यों द्वारा ही संभव है, तथा ग्रंथ जितना प्राचीन होगा वह उतना ही प्रमाणिक होगा, ठीक है। यह परिप्रेक्ष्य एक प्रकार से पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य है। देखो ये ध्यान देना, ये कौन सा परिप्रेक्ष्य है? पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक वी, ठीक है। आपको मिलेगा, इस पे क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक, ये एक जो कि आपका की पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य कैसा? पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य। पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य क्यों? क्योंकि हम पुस्तक ही, जो प्राचीन पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, उन्हीं को पढ़ के जो कि भारतीय समाज की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पुस्तक है, ये जो कि आधुनिक भारत के को समझने में जो कि काफ़ी मदद करेगा, जो इनके अंग और संस्थाएँ हैं उनको, ठीक है। तो चलो और इसकी मान्यताएँ देखते क्या है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का जो मान्यता है उसमें देखो क्या कर रहा है। पहला पॉइंट कर रहा है,
वर्तमान भारतीय सामाजिक संस्थाओं, मान्यताओं, प्रतिमानों एवं मूल्य को परंपरागत दर्शन तथा चिंतन के आधार पर ही समझा जा सकता है। इसे समझने में क्षेत्र कार्य उपयोगी नहीं है। देखो वर्तमान भारत में जो संस्थाएं, जो मान्यताएं जो मतलब जो कल्चरल चीज़ है, ठीक है, रिचुअल चीज़ है, उनको समझने के लिए जो कि आपको जैसे नहीं कि मैदान में मतलब अब जाके जगह जगह विभिन्न राज्यों में जाके आप अध्ययन कीजिए, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। उसके लिए जो कि जो हमारे प्राचीन बुक्स हैं, ग्रंथ है, उनको ही पढ़ के आप समझ जाएंगे आज का जो ये मूल्य है भारतीय समाज का, उसकी जो मान्यता है कि इसका शुरुआत कैसे हुआ, ये किस तरह से जो कि भारतीय समाज में प्रिवेल कर रही है। ठीक है, तो वही जो भारतीय विद्या शास्त्र है वो बोला है इसमें कार्यक्षेत्र उपयोगी नहीं है। चलो आगे देखते हैं ये क्या बात करते हैं। इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य की इन्हीं मान्यताओं को स्वीकार करते हुए इसमें देखो धर्म की प्रभाविता, पुरुषार्थ, कर्म एवं पुनर्जन्म की धारणा, रीढ़ व यज्ञ की धारणा, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि वे दार्शनिक और संस्थागत आधार है जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों व महाकाव्यों में किया गया, जिनसे भारतीय समाज में स्थायित्व, सहिष्णुता, अनुकूलन, ग्रहणशीलता, सर्वांगीणता, बहुलवाद, अनेकता मेकता, अलौकिकता जैसे तत्व विकसित हुए। देखो ये जो भारतीय समाज में आपको देखने को मिलता है, अनेकता में एकता, अनुकूलशीलता, सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों को लेके हमको जो कि सहिष्णुता को दिखाते हैं, ठीक है, ग्रहणशीलता, दूसरे के शिक्षा को और संस्कृति को हम ग्रहण करते हैं, अनुकूलनशीलता, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कि कहाँ से आया, ये सब जो मूल्य हैं ये हम लोग का जो हमारे ये दार्शनिक है, संस्थागत आधार, ये क्या है, वही धर्म के प्रभाव के में ही पुरुषार्थ, कर्म, पुनर्जन्म की जो धारणा है, इसी के प्रभाव में ये सब चीज़ों को जो कि भारत ने ग्रहण किया है, ठीक है, ये बात करता है। फिर आप देखते हैं भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का भारतीय समाज के अध्ययन में प्रयोग। इसका भारतीय समाज के अध्ययन में कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो भारतीय समाज के अध्ययन में इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य यानी भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इसी का इंग्लिश टर्म है इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम देखो किसने शुरू किया था। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ऑप्शनल है तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे सर्वप्रथम इसका जो कि अध्ययन जो कि मानव शास्त्री थे अल-बरूनी, आपने इतिहास में इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इन्होंने जो कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन माना है किसको, भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य को, यानी जो बुक ग्रंथ रहे हैं उन्हीं के आधार पर जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का इन्होंने अध्ययन किया है। इसके बाद देखो बहुत से लोग आए, हेनरी, जैसे आप देखो हेनरी थॉमस आए, ठीक है, और भी लोग हैं, यहाँ पे चलते हैं फटाफट से। हेनरी थॉमस है, और देखो कौन है इसमें एक सेकंड, हाँ, ये विलियम जोन्स है हमारे, इन्होंने भी जो भारतीय समाज का अध्ययन किया है, इन्हीं भारतीय विद्या शास्त्र के आधार पर ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी इन्होंने। और अड्यार में देखो भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र स्थापित हुआ था, द ओरिएंटल रिसर्च स्कूल जो कि पुणे में स्थापित हुआ था। तो ऐसे कुछ 2-3 नाम है जो कि आप ऐतिहासिक तौर पर जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो कि भारतीय विद्या शास्त्र के कुछ केंद्र रहे हुए हैं, ठीक है, प्राचीन समय में, जो भारत के आज़ादी के पूर्व भी, ठीक है, ये क्या करते थे, भारतीय समाज का अध्ययन करते थे, और इन्होंने जो कि भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। देखो अधिकांश जो अध्ययन थे ना वो प्राच्य विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रभाव रहा है, मतलब कि जो आपका विदेशी जो कह लो आप यूरोपीय लोग थे, उन्होंने अपने विद्या शास्त्री के आधार पर जो कि इसका अध्ययन किया है, मतलब यूरोपीय जो तर्क वितर्क है, यूरोपीय जो नॉलेज है उस आधार पर देखा है, और इन्होंने इस आधार पर जो कि भारतीय समाज को एक विखंडित समाज के रूप में दर्शाया है। मतलब कि यहाँ पर देखो बहुत सारी जाति है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी भाषा है, तो इन्होंने क्या बोला, भारतीय समाज जो कि एक विखंडित देश है, बहुत सारे इसमें देशों मतलब भागों में ये छोटा छोटा बटा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब आगे देखो जो विलियम जोन्स है ये क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था को ये क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, और ये बोलते हैं ये आनुवांशिक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक जाति जो कि चलती जाती है इसमें, और तथा इसको बोले क्या, ये बंद पदानुक्रम की व्यवस्था है। मतलब बंद पदानुक्रम करने का मतलब कि सामाजिक अस्थिकरण में मतलब कौन सबसे ऊपर कौन नीचे है, इसमें जो कि अगर कोई जाति यहाँ पर है और कोई जाति यहाँ पर है तो इसमें बदलाव नहीं सकता, वो यहीं पे रहेगा, ये ऊपर नहीं जा सकता, ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। इसमें मतलब सामाजिक गतिशीलता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला, एक बंद बोला है, ठीक है, बंद व्यवस्था। तो कौन बोले थे, विलियम जोन्स ने, जो कि इसको जाति व्यवस्था को परिभाषित किया था। इसी तरह देखो मैक्स मूलर भी थे, जो मैक्स मूलर जो है कि ऋग्वेद का अनुवाद किया था इन्होंने, ठीक है। इसी तरह कई लोग थे जिन्होंने जो कि अपने अपने अनुसार जो कि भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया था। अब देखो थोड़ा सा भारतीय समाज के बारे में औपनिवेशिक कालीन विश्लेषण जो हुआ था, ठीक है, कि भारतीय समाजशास्त्रियों के एक, इसका जो कि भारतीय समाजशास्त्री का एक वर्ग था उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये क्या बोले थे, भारतीय समाज एक विखंडित समाज है, यहाँ पे कोई मतलब कल्चर पूरा सब एक दूसरे से जो कि भिन्न भिन्न रहते हैं, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, रहन सहन अलग है। तो इस आधार पर जो भारतीय समाज का एक वर्ग है उन्होंने इसका विरोध किया था। इन्होंने क्या बोला कि भारत विद्या उपागम को भारतीय समाज एवं संस्कृति के सकारात्मक चित्रण को, इन्होंने जो भारत विद्या
उपागम है, इसके द्वारा जो कि भारतीय समाज और संस्कृति के सकारात्मक चित्रण को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब देखो ये क्या सकारात्मक इन्होंने प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा कि जो भारतीय अंग है और उसमें विद्यमान अंतर संबंध है और ये जो भारतीय समाज में जो भारतीय अंग है, सामाजिक अंग है, इनमें जो है कि अंतर संबंध और निरंतरता को दर्शाया गया। मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये कई सालों से ऐसे चले आ रहे हैं एक दूसरे के सहयोग के साथ। ठीक है, इसमें जो एक वर्ग जो था वो उसमें कौन कौन थे? GS घुरिये जी हमारे थे, PN प्रभु थे, KM कपाड़िया थे, इरावती कर्वे थे। ये कुछ नाम प्रमुख है, ये आप नाम नोट कर लीजिएगा कि ये लोग जो है कि इसके प्रमुख थे, जो प्राच्य जो भारतीय समाज के विश्लेषण किया गया था उसका विरोध किया था। ठीक है, और इन्होंने जो कि भारतीय समाज और संस्कृति के एक सकारात्मक पक्ष को दिखाया था। चलिए अपना चलते आगे देखते क्या है। इसी क्रम में आगे देखो, जो घुरिये है ना, घुरिये को भारत विद्या उपागम के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। मतलब इन्होंने भारत विद्या जो उपागम है उसको एक तरह से इसकी स्थापना की। एक तरह से इनको घुरिये को ही जो कि समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, भारतीय समाजशास्त्र का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। घुरिये ने भारतीय जाति व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, ज्ञान एवं मूल्य, भारतीय समाज में साधु एवं धर्म की भूमिका, भारतीय नगरों को अपने अध्ययन में इस परिप्रेक्ष्य में बखूबी प्रयोग किया है। देखो घुरिये ने कई सारे अध्ययन किए हैं। ये भारत विद्या उपागम का प्रयोग करते हुए क्या क्या जाति व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया, नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है, ज्ञान मूल्य के बारे में बात किया, भारतीय समाज में साधु और धर्म की भूमिका के बारे में बात किया है, भारतीय नगरों का अध्ययन किया है। ठीक है, ये भी इन सबको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे इसी क्रम में। तो और देखो ये अभी शॉर्ट में बताया कि भारतीय उपागम का किसने क्या क्या अध्ययन किया, क्या क्या अपने हिसाब से देखा है भारतीय उपागम का अध्ययन करते हुए। ठीक है, तो ये हो गई घुरिये की बात। अब करते हैं इरावती कर्वे की बात। ठीक है, देखते हैं इरावती कर्वे इसका भारतीय उपागम का किस तरह से प्रयोग करते हैं। भारतीय विद्या उपागम का प्रयोग जो कि भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है ना उसके अध्ययन के लिए जो कि इरावती कर्वे जी इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं। इन्होंने इस आधार पर इन्होंने दर्शाया कि प्राचीन भारत में जो कि परिवार, निवास, संपत्ति और प्रकारों के आधार पर संयुक्त था। प्रकार मतलब जो एक दूसरे से मिलकर जो कि सहयोगी के आधार पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो भी परिवार में लोग हैं या पारिवारिक जो भी सामाजिक अंग वो एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं और अपने कार्य को सकारात्मक रूप से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोले थे, इस आधार पर इन्होंने क्या बताया कि ये जो परिवार था वो निवास, संपत्ति और प्रकारों के आधार पर संयुक्त था। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और साथ ही कर्वे ने भाषाई भेदों के आधार पर भारत को 4 क्षेत्रों में बांटकर भारतीय नातेदारी व्यवस्था के विश्लेषण को क्षेत्रीय कार्य के साथ साथ इसे परिप्रेक्ष्य का भी प्रयोग किया। मतलब कि देखो अभी तक क्या बोला जाता था, जो ये आपका है भारतीय विद्या शास्त्र, ये क्या था, एक बुक व्यू, मतलब ये पुस्तक को ही के आधार पर इसका ये जो कि विश्लेषण करता है। लेकिन जो इरावती कर्वे ने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया, पुस्तक को तो लिया, बुक व्यू तो लिया, पर साथ साथ इन्होंने जो कि क्षेत्र काम भी किया, मतलब ये जगह जगह जाके जो कि इसके बारे में अध्ययन किया, तो दोनों को मिक्स कर दिया। तो इन्होंने बोला कि जो भारतीय विद्या उपागम है इसके आधार पर इन्होंने जो कि भारतीय नातेदारी व्यवस्था को जो कि चार भागों में बांटा। जो भाषा के आधार पर देखोगे तो 4 क्षेत्रों में इन्होंने बांट दिया और सभी क्षेत्रों में जा जाकर जो कि उसका अध्ययन किया, कुछ बुक के माध्यम से, कुछ जो सामने से हमको उनको डिटेल तथ्य मिले उसको इकट्ठा करके। ठीक है, कर्वे का एक अन्य अध्ययन है युगांत। ठीक है, देखो इसमें क्या बोलते हैं कर्वे, इरावती कर्वे का एक अन्य अध्ययन है युगांत है, जिसमें जो कि कर्वे द्वारा भारत में वर्णित द्रौपदी, कुंती और गंधारी के चरित्र एवं भूमिकाओं का विश्लेषण के प्रकाश में हिंदू परिवार की आदर्श भूमिका को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, हिंदू परिवार एक आदर्श परिवार कैसे है, ये जो कि भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही युगांत उन्होंने एक अध्ययन किया था जिसका नाम था युगांत, उसी के आधार पर जो कि इन्होंने बताया है कर्वे ने। ठीक है, तो देखो ये किस तरह से भारतीय विद्या उपागम का भी प्रयोग करें, मतलब जो ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है उसका उपयोग करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, फिर और देखो, और इसके अलावा कौन समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री KM कपाड़िया है। ठीक है, KM कपाड़िया देखो क्या क्या अध्ययन करते हैं, इसका कैसे प्रयोग करते हैं। ये भारतीय विद्या उपागम का प्रयोग इस तरह से करते हैं, ये भारतीय विवाह जो है, परिवार है एवं नातेदारी का अध्ययन जो कि इसी परिप्रेक्ष्य में अपना अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें प्राचीन ग्रंथ के आधार पर यह सिद्ध किया है कि हमारा आदि परिवार केवल संयुक्त या पितृसत्तात्मक ही नहीं बल्कि व्यक्तिशः यानी इंडिविजुअलिस्टिक भी था, परंतु व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति के बावजूद परिवार का संयुक्त एवं संगठित स्वरूप बना हुआ रहा। देखो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, कभी भी आपका अगर आ जाता है कि परिवार के बारे में लिखने के लिए कि परिवार में क्या चेंजेस आ रहे हैं या भारतीय समाज संयुक्त परिवार है, ऐसा कुछ टाइटल से आ जाता है आपका क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप इनको कोट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल मिलता है आपको कि KM कपाड़िया बताते हैं कि हमारा जो परिवार है वो केवल संयुक्त या पितृसत्तात्मक ही नहीं था बल्कि वो व्यक्तिशः भी था।
ठीक है। परंतु इस व्यक्तिवादिता की प्रकृति के बावजूद परिवार का जो संयुक्त और संगोत्रक स्वरूप था वो बना हुआ था। मतलब यहाँ पे व्यक्तिवादिता भी थी, ऐसा नहीं कि केवल अंग्रेज आए तो उसके वजह से जो कि व्यक्तिवादिता बढ़ी है, पहले भी था लेकिन उसके साथ साथ जो कि संयुक्त था। एक तरह से कह सकते हैं आधुनिक और प्राचीनतम का मिलाजुला स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं के.एम. कपाड़िया। ठीक है, आगे देखते हैं पी.एन. प्रभु भी एक है हमारे समाजशास्त्री। इन्होंने हिंदू सामाजिक संगठन पर बल देते हुए बात किया कि कर्म एवं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ संस्कार आदि को हिंदू सामाजिक संगठन के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। वर्तमान समाज में इसकी निरंतरता और इसकी प्रक्रियात्मक भूमिका रेखांकित है। वर्तमान समाज में भी आज भी आपको वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ और पुनर्जन्म का सिद्धांत, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ संस्कार, आप भी देखते हो बहुत सारी पूजा में जो कि यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, है ना, हवन होता है, वर्ण व्यवस्था का भी अभी देखा जाता है। ठीक है, पुनर्जन्म का भी बात बहुत सा अभी फिलॉसफी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो कि आज भी प्रचलित है, जो कि कई हजारों वर्ष से जो कि भारतीय समाज में प्रचलित है। ठीक है, तो इसके अलावा देखो लुई ड्यूमा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी समाजशास्त्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा सा हम समझते हैं कि कौन कौन थे जिन्होंने भारतीय विद्या उपागम का प्रयोग किया था और क्या उन्होंने अपने अध्ययन किया था उसके थ्रू। ठीक है, तो अभी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लुई ड्यूमा की बात करते हैं। देखो लुई ड्यूमा किस पे अध्ययन करते हैं, मुख्यतः ये जो कि भारतीय जो जाति व्यवस्था है ना उस पर अध्ययन करते हैं। और इन्होंने ये बताया भारतीय जाति व्यवस्था को पवित्रता और अपवित्रता के वैचारिक आधार पर समझने का प्रयास किया। जैसे कि भारतीय समाज में क्या था, वर्ण व्यवस्था थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, सबसे नीचे शूद्र थे। तो जो ब्राह्मण थे वो जो कि सबसे नीचे जो शूद्र थे उनको अपवित्र समझते थे, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। इसलिए आप देखो इतिहास में कई जगह लिखा है कि शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तालाबों से पानी पीना वर्जित है। कुछ जगह उनको रिस्ट्रिक्शन लगा, साथ में खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इनको ये जो ऊपर जो बैठा है वो नीचे वाले को अपवित्र मानता था। तो इसी आधार पर जो कि जो लुई ड्यूमा हमारे हैं वो पवित्रता और पवित्रता के आधार पर जो कि भारतीय जाति व्यवस्था की एक्सप्लेन करते हैं। तो अब इसके लिए भी क्या इन्होंने प्रयोग यूज किया है, इनका सोर्स क्या है, वही भारतीय विद्याशास्त्र उपागम यानी कि प्राचीन ग्रंथ का ही प्रयोग किया है ना। तो चलो इस आधार पर आप देख लो, लुई ड्यूमा भी यही प्रयोग करते हैं। इनका जो स्टडी है पुस्तक वो देख लो, होमो हायरार्कियस, मतलब कि स्तरीकरण है। ठीक है, होमो हायरार्कियस में इन्होंने अपनी अध्ययन किया। तो ये सब चीज़ें देखो नोट करने वाली है। जो नोट करने वाली है मैं आपको देखो वो गोले में मैंने खुद कर रखा है, आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और देखो कहाँ कहाँ पे हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखिए, आप जातक कथा में देखिए, आपको ग्रामीण समुदाय में ग्राम परिषद, न्याय प्रशासन, ग्रामीण विवादों का निपटारा, भूमि कर एवं पट्टेदारी व्यवस्था आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जो कि आज भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो आपको ग्रामीण जो समाज है उसको समझने में काफ़ी मदद मिलती है। इसी तरह एक टी.एन. मदान है। ठीक है, इन्होंने अपना एक स्टडी किया था पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, कश्मीर के जो पंडित थे उन पे जो अध्ययन किया था। और जो इसमें जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है राज तरंगड़ी। ठीक है, राज तरंगड़ी जो कि कश्मीर के बारे में पूरी उल्लेखना करता है। तो इसी ग्रंथ को आधार पर जो कि कश्मीर के पंडित के इतिहास के बारे में जो कि अपना जो कि विचार व्यक्त करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो कुछ आधुनिक यानी हाल के जो समाजशास्त्री, मतलब जो आज के समय, ये तो मान लो ये सब जो समाजशास्त्री थोड़े पुराने थे 90s के ज़माने के, जो आज के थोड़े से समाजशास्त्री 2000 के नियर अबाउट के लगभग थे। ठीक है, उनमें देखो बीना दास हैं। इन्होंने भी जो कि भारत में जाति व्यवस्था के विश्लेषण के लिए जाति पुराण की तरफ हमारे ध्यान को आकर्षित किया है। बीना दास ने देखो धर्मरायण पुराण एक इनकी स्टडी है। इसमें जो है कि राजन्य, गृहस्थ, ब्राह्मण और सन्यास जो इनके मध्य जो संबंध है उसको विश्लेषण किया है। जो हमारे 4 आश्रम है, गृहस्थ, ब्राह्मण, गृहस्थ और राजन्य और सन्यास, इसके मध्य जो कि विश्लेषण संबंधों को विश्लेषण किया है। और इन्होंने देखो हिंदूवाद में जो सन्यासी हैं और बौद्ध में जो भिक्षु हैं, ठीक है, इनके मध्य अंतर जो है उसको स्पष्ट किया है। ठीक है, तो दास ने भी एक शास्त्रीय ग्रंथ के गृह सूत्र के आधार पर ड्यूमा के हिंदू विश्वास एवं कर्मकांड के विश्लेषण में पवित्र व अपवित्र के रूप में धारणा को खारिज किया। देखो जो दास थे, जो ड्यूमा कहते थे पवित्र अपवित्र की बात को, तो इन्होंने जो कि इनकी बात को मानने से इनकार किया। इनकी अपनी कुछ स्टडी रही होगी जिसके आधार पर इन्होंने मना किया था। ठीक है, अभी चलते हैं आगे देखो भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ने G.S. घुरिये के नेतृत्व में अपना व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त किया। देखो जो भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य था, इसको जो एक व्यवस्थित रूप में किसने प्रस्तुत किया, G.S. घुरिये ने। इसको एक लंबी स्टडी की और एक क्रम के आधार पर जो कि इसको व्यवस्थित किया। इनकी जो स्टडी हम आगे पढ़ेंगे किस बारे में जो कि ये स्टडी करते हैं। ठीक है,
एक व्यवस्थित रूप किसने दिया? जीएस घुरिये ने दिया। सभी लोग तो अपनी बातें करते थे, कुछ न कुछ स्टडी बुक से करके आते थे किसी न किसी क्षेत्र के, लेकिन व्यवस्थित अध्ययन किसी ने नहीं किया था। तो व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? जीएस घुरिये जी ने किया था, ठीक है, जो कि भारतीय समाज एवं संस्कृति के विश्लेषण में सहायक बना हुआ है आज भी। अब देखो इन जो विद्याशास्त्री उपागम है इन्होंने जो कि इसकी जो हमने काफ़ी बात कर ली, अब देखो इसकी तो कुछ न कुछ आलोचना भी होगी, है ना। तो देखो आज हम चलते हैं इसकी आलोचना होगी, क्योंकि भारतीय विद्या परिवेश में अभी तक हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जानी कि किस तरह से भारतीय समाज को समझने में सहायक कर रहा है, कैसे आज भी इसकी जो कि रिलेवेंस बनी हुई है। तो देखो इसकी जो सबसे बड़ी कमी है ना, यह बताते हैं ये अनुभविकता का अभाव है, इसमें अनुभव की कमी है। कैसे? जो इसमें जो विश्लेषण किया गया तथ्यों का वो अनुभव के आधार पर ही कि मतलब अनुभव बुक के आधार पर किया गया, फील्ड व्यू नहीं किया गया, ठीक है, जाके क्षेत्रों में कार्य नहीं किया गया, बस बैठे बैठे कुर्सी पर आराम से बैठे हैं, किताब खोले और उसी में जो लिखा है उस आधार पर जो कि हमने अपना स्टडी दे दिया, अपना लेख लिख दिया। जबकि ऐसा नहीं है, जब आप ग्राउंड लेवल पर जाओगे तब आपको रियलिटी पता चलेगा, केवल बुक से नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो बुक है वो तो आज से हजारों साल पहले लिखे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। अब हजारों साल में कितने परिवर्तन हुए भारतीय समाज में, उन सब परिवर्तन की जिक्र जो कि वो बुक नहीं कर सकते हैं आज, ठीक है। तो इन सब के आधार पर देखोगे तो इसमें जो कि अनुभव की कमी है। देखते हैं और आगे क्या आलोचना है इसमें। वही एम.एन. श्रीनिवास जो बोलते हैं कि ये जो कि बुक व्यू की संज्ञा देते हैं, ये बोलते हैं कि बुक व्यू यानी कि पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि ये जो कि फील्ड व्यू जो है यानी कि जो कार्य क्षेत्र में उतर के काम करना है उसको जो कि इसकी जो कि उपेक्षा करते हैं, जबकि ये भी होना चाहिए था, ठीक है। और देखो इनका कैसे क्रिटिसाइज होता है। देखो ये वर्तमान समाज को समझने में उतना प्रासंगिक नहीं, क्यों? क्योंकि समाज जो कि निरंतर परिवर्तनशील है ना, हमेशा बदलता रहता है। तो अब देखो इतने सारे हजारों साल बाद कितना भारत में परिवर्तन हो गया था। अब उस आधार पर अगर कहें कि हम सब पूरे भारतीय समाज को समझ ले, हर चीज़ को समझे, भारत समाज की जो चीज़ें हैं, तो वैसा ही होगा जो जैसा पहले था, तो वैसा नहीं है, काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो ये भी आप एक आलोचना लिख सकते हो। देखो जैसे इसमें एक आलोचना में कहा जाता है जो आज पुरुषार्थ या आश्रम व्यवस्था है, ये सिर्फ दार्शनिक पक्ष बने हुए हैं, इनका कोई मतलब रियलिटी आज आपको देखने को बहुत कम मिलता है, ना के बराबर एक तरह से मान के चलिए भारतीय समाज में देखने को मिलता है। पहले ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते थे, पर अब ना के बराबर है, ठीक है। आगे देखो ये क्या कहते हैं, वही क्षेत्रीय अध्ययन की उपेक्षा करता है, वही चीज़ बार बार आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय समाज एवं इसकी संस्थाएं स्थिर नहीं है, बल्कि यह निरंतर परिवर्तनशील है, जैसा कि हमने अभी बात किया था, ठीक है, वही बात कर रही है। और दूसरा देखो, यह परिप्रेक्ष्य केवल भारतीय समाज के सांस्कृतिक पक्षों तक स्वयं को केंद्रित करता है, भारतीय समाज के संरचनात्मक पक्षों के विश्लेषण में पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। देखो ये सिर्फ भारत का जो कल्चरल पार्ट है ना, उस पर मेन फोकस है, उसी के आधार पर सब कुछ को जो कि सबकी एक्सप्लेन करे। लेकिन भारतीय सामाजिक अंग का तो सामाजिक अंगों में देखोगे तो कल्चर तो एक अंग है, बाकी और जो अंग है इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और आपका जैसे लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब चीज़ें हैं, और ब्रिटिशर्स आए, आधुनिकता हो गया, मॉडर्निटी, ये सब चीज़ें हैं, आपका रिलीजन वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, इनसे जो कि कल्चर का काफ़ी प्रयोग है। बाकी सब चीज़ों का देखो बहुत कम उपयोग किया गया, जो कि सही इसको जो कि सही साबित नहीं करता, मतलब एक तरह से एक अच्छी अध्ययन नहीं है, ठीक है, इस तरह से बात करता है। कुछ आलोचना निश्चित तौर पर की गई, फिर वही कंक्लूजन करते हैं कि हाँ आलोचना तो है भैया, लेकिन फिर भी ये आज के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारे अध्ययन को समझने में मदद करता है। जैसा कि आप भी देख सकते हो आज भी बहुत सारे जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह वगैरह जो कि आज भी प्राचीन समय में चलता था, उसी आधार पर जो कि आज भी चल रहा है, ठीक है, वही उसी की बात ये कर रहा है। चलते हैं आगे। देखो आगे कहा जा रहा है, जहाँ तक यहाँ पर जो कि इस परिप्रेक्ष्य को अस्वीकार करने की बात है, तो निश्चित तौर पर इस परिप्रेक्ष्य की कुछ महत्वपूर्ण कमी है, वही मतलब कि ये बुक व्यू है, फील्ड व्यू हमको जो कि नहीं देखने को मिलता है इसमें, तो ये कुछ कमी है। निश्चित तौर पर ये भी स्वीकार किया गया, कुछ भारतीय समाज शास्त्रियों ने स्वयं इसको स्वीकारा है। तो इसी आधार पर जो कि भारतीय समाज के विश्लेषण के क्षेत्र में के कार्य को भी महत्व प्रदान किया गया। देखो आप क्या बोल रहे हैं इसमें आगे, इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने वाले लगभग सभी आधुनिक समाजशास्त्रियों ने इस परिप्रेक्ष्य के साथ साथ क्षेत्र कार्य को भी अपने अध्ययन का आधार बनाया है। देखो इन्होंने सिर्फ बुक व्यू को नहीं, साथ साथ फील्ड व्यू को भी अपना अध्ययन का आधार अब बनाया है, जो भी इसमें समाजशास्त्री थे, तो जिसकी वजह से एक अच्छी अध्ययन जो कि हमारे सामने आके मिलती है। देखो जैसे इरावती कर्वे, जैसे हमने इन्होंने बताया था, नातेदारी की व्यवस्था में इन्होंने फील्ड व्यू भी किया था। के.एम. कपाड़िया ने भी भारत में विवाह परिवार के अध्ययन में भी जो कि फील्ड व्यू का काम किया था। एम साहब ने भी जो कि गुजरात के गाँव में परिवार का अध्ययन किया था, जाके सभी इन्होंने जो कि जाके अध्ययन किया था। मतलब एक तरह से देखो ये क्षेत्र कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बुक व्यू पे नहीं रुके हुए। बुक व्यू तो मान लो हमारा एक इतिहास बताता है, उसके साथ साथ देखते हैं कि अब से इतिहास से लेकर अब तक क्या परिवर्तन हुआ है, इसका पता हमको जब तक हम क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे तभी हमको पता चलेगा, ठीक है।
तो वही निष्कर्ष आ गया है कि निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि कुछ एक कमियों के बावजूद भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कुछ अन्य परिप्रेक्ष्यों के साथ संयुक्त होकर वर्तमान भारतीय समाज के विश्लेषण में आज भी प्रासंगिक। जी हाँ, ये बात सही कि अगर केवल आप बुक व्यू को लेकर चलोगे तो उतना महत्व नहीं है, लेकिन हाँ बुक व्यू को कुछ और जैसे कि फील्ड व्यू के साथ मिक्स कर दोगे तो ये काफ़ी अच्छे से जो कि इंडियन सोसाइटी का व्याख्या करेगा। ठीक है, तो आज भी इसका जो कि वो बना हुआ है प्रासंगिकता। ठीक है, अब चलते हैं हम जीएस घुरिये के बारे में बढ़ते हैं। केवल आप देखो यहाँ पे जो भी स्टडी होगी जीएस घुरिये ने अपनी स्टडी की है भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य में, बस इनकी बात हम करेंगे और किसी की बात नहीं करें। सिर्फ जीएस घुरिये ने जो अपनी स्टडी की है, अभी तक हमने भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य देखा कि और जो समाजशास्त्री कैसे इसका प्रयोग किया अपने अध्ययन में और क्या इन्होंने बताया है। ठीक है, अब हम देखेंगे जीएस घुरिये ने भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य का जो जनक कहे जाते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने इसके आधार पर क्या क्या अपनी स्टडी बताई है। तो देखो जीएस घुरिये कब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जीएस का मतलब क्या है ये अभी तक हमको समझ नहीं है। जीएस का मतलब गोविंद सदाशिव घुरिये, इनका जो नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। थोड़ा सा यहाँ पे गोविंद सदाशिव घुरिये के नाम का इंट्रो दिया हुआ है कि वो क्या थे, कैसे उन्होंने स्टडी किया, वो सब चीज़ें बताई गई। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। देखो इनका जन्म आपको देखो एज आपका अगर ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और ये भारतीय समाज के समाजशास्त्री के जनक कहे जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए कुछ खास रिलेवेंट नहीं, लेकिन हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो घुरिये का जन्म देखो महाराष्ट्र में हुआ था, ये महाराष्ट्र में ही पले बड़े थे। ठीक है, इन्होंने जो कि भाषा शास्त्र में जो कि जो स्नातकोत्तर था उसकी उपाधि ली थी भाषा शास्त्र में। उसके बाद जो कि मुंबई के कॉलेज में जो कि समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, फिर इनको जो कि पढ़ने के लिए जो कि फिर इनको जो कि पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई थी देखो, और वो वहाँ से लंदन चले गए अपनी स्टडी के लिए। फिर जब ये लंदन से वापस लौटे, ठीक है, लंदन से अपना स्टडी करके वापस लौटे तो बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का कार्यभार इन्होंने संभाला और प्रथम भारतीय विद्वान, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक एवं भारत के समाजशास्त्र के पिता के रूप में स्वयं को स्थापित किया। ठीक है, इनको देखो कितनी चीज़ें की उपाधियाँ प्राप्त हैं। एक तो ये प्रथम भारतीय विद्वान है जो भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन किया, दूसरा ये भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक भी कहे जा रहे हैं और भारत के समाजशास्त्र के पिता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने समझा। अब देखो जो इन्होंने अध्ययन किया भारतीय समाज के अध्ययन के सापेक्ष परिप्रेक्ष्य में अपने अध्ययन उसकी बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या अध्ययन किया है वही विद्याशास्त्र उपागम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, मतलब वही ग्रंथ वगैरह धार्मिक को प्रयोग करते हुए क्या क्या इन्होंने देखा है। देखो घुरिये ने जो कि घुरिये से पहले जो कि 3 दृष्टिकोण थे भारतीय समाज को समझने के लिए, जो मतलब ब्रिटिशर्स करते थे, जो अंग्रेज आए थे उनके हिसाब से। तो वो एक तो प्रशासनिक या ब्यूरो केंद्रीय परिप्रेक्ष्य था, दूसरा मिशनरी परिप्रेक्ष्य था, तीसरा प्राच्य विद्या परिप्रेक्ष्य था। तीनों जो कि भारतीय समाज को विखंडी समाज बताया करते थे कि भारतीय समाज अच्छा समाज नहीं है, मतलब यहाँ के लोग बहुत बिखरे उखरे हैं, एकता नहीं है, ये सब चीज़ें मतलब निगेटिव बातें बताया करते थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म की कमी को बताया, धर्म परिवर्तन की बातें बताई, ये सब चीज़ें जो कि जिक्र करते हैं। तो इसी सबको जो कि खारिज करते हुए घुरिये अपनी स्टडी करते हैं। तो देखो घुरिये का क्या मानना है, घुरिये जो है कि भारतीय समाज के बारे में औपनिवेशिक काल में किए गए उपरोक्त तीनों विश्लेषणों को अस्वीकार किया और अपने अध्ययन में भारतीय समाज का एक सकारात्मक एवं सारगर्भित चित्र प्रस्तुत किया, मतलब एक अच्छा जो कि चरित्र भारत का प्रस्तुत किया कैसे। ठीक है, वो देखते हैं। इन्होंने जो कि मानवीय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और भारत का विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रयोग का सफल प्रयोग किया है। इन तीनों को परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हुए भारतीय समाज को समझने का कोशिश किया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, घुरिये का देखते हैं। देखो घुरिये ने धर्म के संबंध में क्या किया, भारत विद्याशास्त्र और धर्म, इसके संबंध में जो कि घुरिये बात करते हैं। देखो क्या बात करते हैं, घुरिये ने कुछ बुक लिखी है, द इंडियन साधु, गॉड्स एंड मैन, ठीक है, रिलीजियस कंस्ट्रक्ट, एक सेकेंड, हाँ, रिलीजियस कॉन्सिक्वेंस, वैदिक इंडिया, ये इनके कुछ बुक है, ये आप ध्यान रखना। खासकर द इंडियन साधु काफ़ी फेमस बुक है, गॉड एंड मैन और वैदिक इंडिया, ये तीनों काफ़ी फेमस है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इनके कुछ बुक हैं जिसके माध्यम से धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, भारतीय परंपरा में साधु की क्या भूमिका है, इस पर जो कि प्रकाश डाला है। अब देखो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि मैक्स वेबर जो थे धर्म एवं अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों का विश्लेषण कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने जो कि हिंदू धर्म को बोला कि हिंदू धर्म में जो कि अर्थव्यवस्था और धर्म का कोई जुड़ाव नहीं है, धर्म जो कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं करता है, वो एक बाधक के रूप में बल्कि कार्य करता है। तो घुरिये ने इसको अस्वीकार किया। इन्होंने बताया कि वैदिक इंडिया, इनकी जो स्टडी है बुक है, उसमें इन्होंने बताया कि जो मैक्स वेबर के विचार के विपरीत इन्होंने स्थापित किया कि वैदिक कालीन भारतीय समाज में देखो जो आपका आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों के मध्य प्रक्रियात्मक संबंध विद्यमान है। देखो जो हमारी जजमानी प्रथा है ना, वो एक तरह से जजमानी प्रथा की बात करें। जजमानी प्रथा में क्या होता है कि हर जाति
कई जाति हैं, ठीक है, हर जाति अपना काम कर रहा है और हर जाति अपना काम, जैसे मान लो कोई मोची तो जूता चप्पल का काम कर रहा है, ठीक है, कोई स्वर्णकार है तो वो सोना चांदी का सामान बेच रहा है, ठीक है, कोई कृषक है, श्रमिक है तो लेबर का काम कर, कोई कृषक है तो खेती कर रहा है, और ऊपर जो बैठे जमींदार है तो वो ज़मीन लोगों को पैसे कर्ज दे रहा है कि अपना वो काम कर सके, ज़मीन दे रहा है और ज़मीन ले रहा है लोन पे, ये वगैरह ये सब काम कर रहा है। तो अब देखो इन सब की आवश्यकता है जो कि ये सभी लोग मिल के पूरा करें, है ना। अब ऐसा नहीं जो ज़मींदार उसको खाने के लिए अनाज नहीं चाहिए, उसको कौन दे रहा है, ये कृषक जो है वो दे रहा है, ठीक है, तो उनसे ये अनाज ले रहा है। इसका जो भी काम होता है छोटा मोटा लेबर से, वो लेबर से अपना काम कराता है, तो और लेबर को भी क्या मिलता है, इससे पैसे मिल जाते हैं अपने आजीविका को पूर्ण करने के लिए। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, तो इसी क्या होता है, जजमानी व्यवस्था, ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था में देखो एक तरह से इकोनॉमी का भी चल रहा है, मतलब सांस्कृतिक पक्ष तो है, उसके साथ साथ जो कि आपको आर्थिक भी पक्ष है, जो प्रक्रियात्मक संबंध मतलब एक दूसरे के सहयोग करते हुए जो कि विद्यमान है, ठीक है। इसी आधार पर ये जो मैक्स वेबर को खारिज करते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए कि मैक्स वेबर और जो कि जीएस घुरिये के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ आ जाए, डिफरेंस लिखने के लिए, समानता लिखने के जो भी आ जाए, तो आपको ये पॉइंट जो कि काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पे, ठीक है। और देखो इन्होंने इनकी जो पुस्तक थी द इंडियन साधु, इसमें इन्होंने जो कि हिंदू समाज को बनाए रखने में सन्यासियों की जो भूमिका है उसका विश्लेषण किया, कैसे इन्होंने जो कि हिंदू समाज को बनाए रखा है। देखो जब भी धार्मिक वाद विवाद होता था तो ये जाके मध्यस्थता करा देते थे ताकि धार्मिक जो कि सहिष्णुता बनी रहे, ठीक है, भाईचारा बना रहे, ठीक है। और जब भी विदेशियों का आक्रमण होता था तो ये धर्म की रक्षा के लिए आगे खड़े रहते थे हमेशा। इनकी एक अलग है बुक, इनकी एक और बुक है गॉड्स एंड मैन। देखो गॉड्स एंड मैन में इन्होंने जो घुरिये जी हैं उन्होंने क्या किया, ऋग्वेद, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों के संदर्भ में ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त किया है। हिंदू धर्म के 5 प्रमुख भगवान सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश और देवी के उद्भव व विकास का आधार पर भारतीय संस्कृति के उद्भव व विकास को तथा भारतीय समाज के निर्माण में इनकी भूमिका को समझाने का प्रयास किया। देखो ये कह रहे घुरिये कि जो भगवान थे हिंदू धर्म में, सूर्य, शिव, विष्णु, गणेश, देवी, ये सब लोग जो कि भारतीय समाज में जो कि इनकी भूमिका को बताया, ये जो कि भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास के सोर्स हैं। इन्हीं से जो कि भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास हुआ, इन्हीं देवी देवता। और देखो इन देवी देवताओं में जो वाहन प्रयोग किए जाते थे उन्हें जो कि इंडो आर्यन जो थे उसको जो कि भारतीय जो जनजाति थे या इंडो आर्यन पहले की जनजाति थे उसको जो कि टोटम के रूप में अपनाते थे। मतलब टोटम से ही धर्म का शुरुआत हुआ, जैसे कि दुर्खिम जी हमारे कहते हैं। टोटम क्या होता था, एक धर्म का प्रतीक होता था, कोई भी एक प्रतीक होता है, कोई जीव का हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई पेड़ पौधा, वो प्रतीक होता था। वो प्रतीक ही जो कि धर्म का प्रतीक बन जाता था, लोग उसकी पूजा करते थे। तो वही बोला कि जो इनके वाहन हैं भगवान के हिंदू धर्म में, वो सभी जो कि प्रतीक के रूप में काम करते थे, जिसे टोटम इंडो आर्यन का टोटम कहा गया। तो इस तरह से जो भारतीय टोटमवाद है उसकी भी व्याख्या जो कि ये करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो आज भी बहुत सारे वृक्षों की पूजा हम लोग करते हैं, है ना, बहुत सारे प्रतीक होता है, ऐसे कहीं भी कुछ पत्थर वगैरह कुछ है, उन सबको जो कि देवी देवता का स्वरूप दे दिया जाता है और उनकी पूजा पाठ वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्या है, इसी सब चीज़ को जो कि टोटम बोला गया था दुर्खिम के द्वारा, इसी से जो कि धर्म की शुरुआत होती है, ठीक है। और देखो भारतीय विद्याशास्त्र और जाति व्यवस्था का इन्होंने कैसे अध्ययन किया, भारतीय विद्याशास्त्र का प्रयोग करते हुए घुरिये जो है कि भारतीय समाज के विश्लेषण में इसका प्रयोग करते हैं। जाति व्यवस्था के अध्ययन को भी दृष्टिगत होता है। देखो जाति व्यवस्था के इन्होंने एक बुक लिखा है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, और दूसरा है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसमें जो कि इनका जो कि अध्ययन ये है, ठीक है। इस आधार पर जो कि ये प्राचीन ग्रंथों के लिखित जो स्रोत है उसके आधार पर जाति व्यवस्था का जो कि वर्णन करते हैं, ठीक है। देखो जो घुरिये हैं आपके, ये जो कि ऋग्वेद, मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथों के स्रोत ग्रंथ के रूप में प्रयोग करते हुए जाति व्यवस्था को पूर्णतः सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक पक्षों को समझने का प्रयास किया, ठीक है। इन सब का प्रयोग करते हुए जाति व्यवस्था का जो सांस्कृतिक और संरचनात्मक पक्ष, मतलब कहने का मतलब कि जाति व्यवस्था कैसे संस्कृति में अपना योगदान देता है और जाति व्यवस्था ने कैसे सामाजिक संरचना को बनाया हुआ है, सामाजिक संरचना में क्या योगदान है, उसका अध्ययन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं घुरिये ने कौन सी अध्ययन किया अपना, उसी धर्म के अध्ययन में ही देखते हैं और क्या इन्होंने किया। भारत में जाति के अध्ययन में भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण उत्तरदायी है। घुरिये कहते हैं जो भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुआ उसके लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, जो इंडो आर्यन आए थे उनकी संस्कृति जो थी वही जो है कि उत्तरदायी है। देखो जब इंडो आर्यन आए ना, तो जब यहाँ के जो वो बाहर से आए थे और जो अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, यहाँ के लोगों को उन्होंने हरा दिया था। तो यहाँ के लोगों को हराने के बाद यहाँ के
ये जो इंडिया का एक तरह से मालूम एरिया है बड़ा सा, इंडिया पाकिस्तान सब लेते हुए, तो यहाँ का जो एरिया है तो इस एरिया में वो राज करने के लिए आगे यहीं पे बस गए गंगा के किनारे ऊपर उत्तरी क्षेत्र में। तो यहाँ पे जब बसे तो यहाँ के लोगों को जो हराया था उनको अपने से नीचे रखने के लिए, ठीक है, उनका वर्चस्व कम रहे और बाकी इनका वर्चस्व बढ़ा रहे, इसके लिए जो कि जाति व्यवस्था का इन्होंने निर्माण किया और बोला कि तुम निम्न जाति को, हम उच्च जाति के, ठीक है। यहीं से जो कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, ऐसा घुरिये कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, घुरिये ने पुस्तकीय साक्ष्यों के आधार पर बताया, घुरिये ने जाति व्यवस्था की गतिशीलता को भी दर्शाया, मतलब कि बोले कि जाति व्यवस्था में जो गतिशीलता मतलब कि कोई अगर एक जाति से है तो वो दूसरे जाति में बदल भी सकता है, या अपने समाज में अगर बहुत नीचे है, उसका सामाजिक स्थिति बहुत नीचे है, समाज के स्टेटस उसका बहुत कम है, तो वो ऊपर भी आ सकता है, मतलब इसमें गतिशीलता है। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया, जैसे कि वैश्य जो है वो शूद्र में भी बदल सकता है और शूद्र जो कि वैश्य में, जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाएगा, गतिशीलता नीचे भी बदल सकता है, मतलब जो ऊपर स्टेटस में वो नीचे भी आ सकता है, अपने कुछ कुकर्म करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिसको समाज जो कि उसको बहिष्कृत कर देता है, तो कैसे शूद्र के जैसा लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कि उसकी जाति व्यवस्था में जो कि गतिशीलता देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन्होंने जो कि जाति व्यवस्था के बारे में बात कर ली। अब देखो, भारतीय विद्याशास्त्र का प्रयोग करते हुए जनजाति के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो जनजाति के बारे में इन्होंने कहा है, घुरिये से पहले जो मानव शास्त्री थे उन्होंने जो कि भारतीय जनजातियों की पहचान जो कि हिंदू समाज से अलग समुदाय के रूप में किया। जो घुरिये के अध्ययन के पहले जो कि एक थे वेरियर एल्विन, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना। वेरियर एल्विन ने जो है कि बोला कि जो भारत में जो जनजाति है वो हिंदू समाज से जुड़े हुए नहीं, वो हिंदू समाज से एक अलग समुदाय हैं, ठीक है, वो हिंदू समुदाय से नहीं है, ठीक है, ऐसा जो कि वेरियर एल्विन का मानना था। तो उन्होंने इसी आधार पर बोला कि जो भारतीय जनजाति की समस्या है उनका कारण जो कि बाहरी समाज के साथ संपर्क को बताते हुए बोला कि ये जो अभी जो आपके इंडिया में जो जनजाति है इनकी जो अभी जो समस्या है, इसके समस्या का मूल कारण क्या है कि इनका जो संपर्क जो है कि बाहरी समाज से हो रहा है, इसी कारण जो कि ये जो कि अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, तथा इनको जो कि जो इनका समाज है, जो इन जंगल में रहते हैं उनको वैसे ही रहने देना चाहिए। इनका विकास भी स्वतः होगा, ये अपना विकास खुद करेंगे, इनके मतलब एरिया में हम लोग को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसी आधार पर ये जो कि हिंदू समाज से इसको अलग मान देते हैं, वेरियर एल्विन, इनका ये कहना था। जबकि घुरिये ने, जो हमारे जीएस घुरिये जी थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनजातियों के बारे में उपरोक्त स्थापना को अस्वीकार किया और कहा कि कई भारत विद्याशास्त्रीय स्रोतों के हवाले से यह सिद्ध किया कि भारतीय जनजातियां ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज का ही अंग है, वो हिंदू समाज से अलग नहीं है, पर क्या हुआ है वो आज पिछड़ गई हैं, वो भारतीय जो हिंदू समाज है उसके साथ साथ नहीं चलते हुए किसी कारण से वो पिछड़ गई हैं, ठीक है, बस वो पिछड़ा हुआ हिंदू समाज एक तरह से आप ये कह लीजिए, ठीक है। घुरिये ने अपने हिंदूकरण, मतलब इन्हें कैसे हिंदू समाज में शामिल किया जाए उसको क्या बोला इन्होंने, हिंदूकरण, अपने हिंदूकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया और दर्शाया कि हिंदू समुदाय एवं जनजातीय समुदाय के मध्य संबंध ऐतिहासिक है और जनजातियों द्वारा हिंदूवाद को अपनाने की प्रक्रिया भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रही है। जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया, आप एग्जाम्पल ये मस्ट नोट करिएगा, कभी भी आएगा तो आप कैसे कि मतलब कि इतिहास में भी जो कि निम्न जाति जो थे सम्राट के रूप में थे या फिर हिंदू से जो कि बिलोंग करते थे, इसके बारे में अगर कुछ आएगा तो यहाँ पर जैसे घुरिये ने सम्राट अशोक की जनजातीय नीति के बारे में उल्लेख किया है, डी कौसम्बी द्वारा उल्लेखित किया गया है, तथ्यों का भी जिक्र किया गया है, जहाँ पर देखोगे जिसमें जो कि इन्होंने एग्जाम्पल कौसम्बी जी ने बोला, कौसम्बी ने 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदान इलाकों के जनजातियों द्वारा कौशल एवं मगध राज्य के 7वींकरण की प्रक्रिया को दर्शाया है। मतलब कौशल और मगध राज्य का मेल जुड़ा हुआ, वो कैसे, जो मगध था वो एक तरह से, कौशल जो था एक तरह से जनजातीय वर्चस्व राज्य था, जबकि ये जो कि हिंदू है, पर दोनों का आपस में मेल जुड़ा हुआ, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, ठीक है। घुरिये ने इन ग्रंथों के आधार पर भारतीय जनजातियों के हिंदूकरण की प्रक्रिया के लिए 2 कारण बताए, ठीक है। इन्होंने बताया कि भारतीय समाज में जो जनजाति वो हिंदू से मिल रहे हैं, इसके 2 कारण है। पहला क्या है कि इनका मतलब हिंदूकरण होना चाहिए, क्यों, इसके लिए 2 कारण बताते हैं कि इनका हिंदूकरण मतलब हिंदू में इनको शामिल करना, क्यों, क्योंकि देखो ये पहला कारण ये बताइए, ये अल्प विकसित जनजातियों द्वारा स्वयं को आर्थिक रूप से विकसित करना है, इसके लिए जो कि इनको हिंदू का ही भाग बनना चाहिए और हिंदू के साथ ही इनका विकास करना चाहिए। दूसरा कारण ये होता है कि जनजाति विश्वासों एवं रीतियों के लिए जाति व्यवस्था की उदारता। देखो जो जनजाति विश्वास और रीति, उनको अपने विश्वास में लेना, जनजातीय लोगों को अपने साथ लेके चलना है, उनकी रीतियों को प्रिजर्व करना है, तो हमें
हमें जाति व्यवस्था में कठोरता नहीं लानी चाहिए, मतलब कि जैसे नहीं दिखना चाहिए ये तो अरे निम्न जाति है, फिर निम्न जाति के समान इसको नहीं ट्रीट करना चाहिए। हमको इसको जो कि अपने एक तरह से जो आज का समाज है जैसा सबको हम ट्रीट करते हैं वैसे इनको भी ट्रीट करना चाहिए। तो मतलब जाति व्यवस्था में कठोरता नहीं लाना चाहिए, हमको उदारता लाना चाहिए। इस आधार पर जो कि इनकी जो कि हिंदूकरण की प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी, मतलब ये खुद ही हिंदू के साथ के मुख्य भाग में आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, भारत विद्याशास्त्र और नातेदारी व्यवस्था में जो कि इनकी जो अध्ययन है वो देखते हैं क्या है। घुरिये द्वारा भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है, जिसमें जो कि इनका देखो अध्ययन है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, एक ये स्टडी है। दूसरा है टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन है, जिसका आगे टाइटल क्या है, गोत्र एंड कल्चर। ठीक, गोत्र और चरण है। ठीक है, गोत्र और चरण है, ये आगे है। ठीक है, अब देखो इन पुस्तकों में ये इनकी 2 पुस्तक है। घुरिये ने ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण आदि के विश्लेषण के आधार पर अंतर्विवाह व बहिर्विवाह के रूप में जाति एवं नातेदारी के मध्य संबंध, जाति एवं उपजाति अंतर्विवाह, गोत्र एवं प्रवर बहिर्विवाह, सामाजिक निर्माण में इनकी भूमिका को समझने का प्रयास किया है। देखो जो अंतर्विवाह होता है मतलब एक ही जाति के अंतर्गत जो विवाह हो रहा है, सेम जाति में जो विवाह हो रहा है। बहिर्विवाह मतलब कि जो कि जाति तो डिफरेंट है, ठीक है, एक जाति का दूसरे जाति में डिफरेंट बाहर विवाह हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो अंतर्विवाह में भी गोत्र होता है, बहिर्विवाह भी होता है। सेम गोत्र में ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सेम गोत्र में शादी होगा तो मतलब सेम गोत्र होने का मतलब वो कभी ना कभी इतिहास में या बहुत साल पहले कई पीढ़ियों के में जो कि आपस में जो कि भाई बहन का उनका रिश्ता होगा। इसलिए आज भी देखो बहुत सारी जगह जो कि खासकर नॉर्थ इंडिया में देखोगे गोत्र का प्रावधान है, जहाँ पर गोत्र मिला के ही या कुंडली मिला के ही शादी करने का जो प्रावधान है ये चला आ रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर जो कि भारत के जो परिवार है या नातेदारी व्यवस्था उसको समझने का भी इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, और ये बोलते हैं जो भारत में अनुलोम विवाह की भूमिका ने जाति व्यवस्था की गतिशीलता को सीमित किया। अनुलोम विवाह मतलब कि एक जाति दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकता, ऐसी बात है। और जब एक जाति दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकता तो उसकी जाति जो उसका जो आने वाला संतान होगा वो भी उसी जाति का होगा, दूसरे जाति में जाएगा नहीं। तो क्या होगा, तो इसमें जो कि जाति व्यवस्था की जो गतिशीलता है उसको रोक दिया है। ठीक है, देखो और घुरिये क्या होते हैं, एक गोत्र के सदस्यों में विवाह को अनुचित माना जाता है ना। जैसे मैंने अभी बताया वही एक गोत्र के लोग हैं तो मतलब वो आपस में कभी ना कभी जो कि भाई बहन के रिश्ते से जुड़े होंगे ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलो भारत विद्याशास्त्र और नगरीकरण देखते हैं कि नगरीकरण के बारे में घुरिये जी क्या कहते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति अन्य देशों की तरह औद्योगिकरण का परिणाम नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि औद्योगिकरण के कारण ही यूरोप में जो कि नगरीकरण का विकास हुआ है। ठीक है, तो लेकिन घुरिये जी कह रहे कि ऐसा नहीं कि भारत में जो कि औद्योगिकरण के कारण ही जो कि नगरीकरण का विकास हुआ, ऐसा नहीं है। भारत का जो नगरीकरण है वो प्राचीन काल से ही गाँवों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। ठीक है, जैसे घुरिये ने जो कि भारत में नगरीकरण के संबंध में अपने विश्लेषण में मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र जो नगर है उसको केवल मेट्रोपोलिस के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब मेट्रोपोलिस मतलब एक बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर को क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिस। ठीक है, तो उस समय जो मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र था उसको जो कि एक बड़ा शहर के रूप में जो कि घुरिये ने देखा है, बहुत बड़ा शहर था जो कि क्या करता था, गाँव की आवश्यकता को पूरा करता था। इसके लिए जो कि भारत में जो कि शहरों का विकास हो रहा था। ठीक है, यही सब बातें जो कि नगरीकरण के बारे में इन्होंने बताया है। आगे देखते हैं संस्कृति के बारे में क्या करते हैं घुरिये जी कहते हैं घुरिये ने भारतीय कला, नृत्य एवं वेशभूषा पर भी अपने अध्ययन को प्रस्तुत किया है। इसमें भी भारतीय विद्याशास्त्रीय स्रोतों का खुलकर प्रयोग किया है। ठीक है, भारतीय मंदिरों के प्रेरणा स्रोत एवं विषय वस्तु वेदों एवं महाकाव्यों पर आधारित है। इनके अनुसार हिंदू जैन और बौद्ध धर्म के कलात्मक स्मारकों में कई समान तत्व विद्यमान है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म है चाहे जैन है चाहे बौद्ध है, इसमें बहुत सारी जो कि एक समानता देखने को मिलती है। जबकि जो मुस्लिम स्थापत्य कला है वह जो कि फारसी या अरबी संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, घुरिये ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल की हिंदू, बौद्ध एवं जैन कलाकृतियों के साथ साथ वेशभूषा में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के चित्रण में भी इस उपागम का प्रयोग किया है। ठीक है, अब इस तरह से हमने घुरिये की स्टडी देख ली जो कि किस आधार पर थी, क्या क्या इन्होंने स्टडी किया था। चलिए देखते हैं एक बार फिर से फटाफट से। इन्होंने जो कि अपना जो कि स्टडी धर्म पर किया था, हिंदू समाज के धर्म जो है उस पर स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद जो कि जाति व्यवस्था थी उस पर इन्होंने अपना स्टडी बताया। इसी के आधार पर कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नामक जो इनकी स्टडी थी उसमें। फिर उसके बाद इन्होंने जो कि आपका जनजातियों पर जो कि अध्ययन किया, उस पर जो कि भारतीय विद्याशास्त्र उपागम का प्रयोग किया। फिर उसके बाद आप देखोगे जनजातियों के बाद इसमें जो कि नगरीकरण जो था उस पर किया, और जो विवाह व्यवस्था था, परिवार नातेदारी व्यवस्था था, उसमें भी इन्होंने इसका प्रयोग किया। और फिर
अब देखो लास्ट में जो कि संस्कृति जो भारतीय समाज की है, तो इस पर भी अध्ययन किया। तो ऐसे देखो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो कि 10 नंबर का जो आपका शॉर्ट नोट लिखने आता है, घुरिये और संस्कृति, घुरिये और नातेदारी व्यवस्था, घुरिये और भारतीय पारिवारिक व्यवस्था, घुरिये और भारतीय साधु संत, ठीक है। ये सब चीज़ें जो ऐसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको आते हैं छोटे छोटे 10 नंबर के, इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम आते हैं अगर घुरिये के बारे में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, घुरिये के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही इनके चैप्टर से बनते हैं। तो अब इन सब टॉपिक को बड़े ध्यान से रखिएगा, नोट करते जाइएगा। अब देखो अब इन्होंने इतनी सारी बातें अच्छी अच्छी कर दी, कुछ इनकी आलोचनाएँ भी की गई है। आलोचनाएँ वही हैं जो पहले हमने देखा था भारतीय विद्या जो था उपागम, उसमें जो आलोचना की गई थी, वही सेम आलोचना इसमें, क्योंकि घुरिये ने भी उसी का प्रयोग किया है ना, तो वही आलोचना होगा। जैसे श्रीनिवास बोलते हैं कि इन्होंने बुक वीक का प्रयोग किया है और फील्ड वीक का जो है कि आप देखोगे उपेक्षा की है, इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, अनुभविक तथ्यों पर आधारित नहीं है, मतलब कि वो बुक से ही पढ़ के कर रहे हैं। जाति व्यवस्था को देखो, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, घुरिये द्वारा यह कहना कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति का बच्चा है, मतलब इंडो आर्यन की देन है, इंडो आर्यन नहीं के कारण भारत में जाति व्यवस्था आया है। तो ये देखो एक सीधा सीधा स्टेटमेंट उठ के आ जाता है, अब बोलता है इसी को आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, 150 शब्द में। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा। ये जो घुरिये ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति का बच्चा है, यह जो कि सामाजिक दूरी और अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई योजना का परिणाम है। दरअसल जो इसके आलोचक है ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जो ब्राह्मण है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते थे और लोग उनसे उनके करीब ना, उनसे दूरी बनाकर रहें और वो समाज में उच्च पद पर बने रहे। इसके लिए ये उनकी एक सोची समझी साजिश थी और इसी के तहत उन्होंने जो कि इस तरह की कल्पना को गढ़ दिया समाज में, जबकि ये रियलिटी नहीं है, ऐसा इनके आलोचक बोलते हैं, ठीक है। और देखो कुछ और है, जैसे अगर देखो ये बोलते भारतीय विद्याशास्त्री तत्वों का विश्लेषण करते समय तथा उसको प्रस्तुत करते समय पद्धति शास्त्र मानकों को बनाए रखना चाहिए, अन्यथा समाजशास्त्र और भारतीय विद्याशास्त्र के मध्य विभाजन रेखा समाप्त हो जाएगी। जो यहाँ पे जो बोल रहा है कि पद्धति शास्त्री जो मानक है उसको बनाए रखना चाहिए, नहीं तो जो भारत का जो समाजशास्त्र है और विद्याशास्त्र है उनके मध्य जो एक विभाजन रेखा है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि समाजशास्त्र नहीं हम विद्याशास्त्र पढ़े, ठीक है। तो पद्धति शास्त्र का जो मानक यानी साइंटिफिक जो मेथड है उनका हमको यूज करना चाहिए, उनके आधार पर ही काम करना चाहिए, इस तरह की बात कह रहा है, ठीक है। अब देखो A.M. शाह का घुरिये का इस परिप्रेक्ष्य पर आरोप है कि भारतीय एकता की, ठीक है, जो भारतीय एकता है उसकी गत्यात्मकता में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों की पहचान करने में असफल है। देखो जो भारतीय एकता है ये जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राचीन समय से जो रीति रिवाज चला रहा है जो या फिर नियम कानून उसी आधार पर ये धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा है और धीरे धीरे जो कि भारतीय एकता जो कि अब देखो कि मजबूत ही होती गई है। चाहे फिर वो आपको वैदिक काल से ले लो, अशोक मौर्य काल तक का सफ़र देख लो, या फिर मौर्य काल से देख लो, आप अकबर तक का सफ़र देख लो, या फिर अकबर से लेकर जो आपका क्या नाम है, हाँ, ब्रिटिशर्स आए थे उस समय जो राष्ट्रीय एकतावाद या आंदोलन कितने वो देख लो, ठीक है। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विभिन्न परिस्थिति में ये जो कि और भी मजबूत हुई ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो आगे इस बात पर घुरिये की आलोचना की जाती है कि घुरिये ने कहा है, घुरिये कहते हैं कि भारत में जो धर्म है ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एकता के लिए आधार प्रदान करता है, लेकिन आप देखो कई बार धर्म की वजह से ही तो भारत में दंगे फसाद कई बार देखे गए, सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, हेट स्पीच फैलते हैं, ठीक है। इस आधार पर तो होता है, यानी धर्म जो कि एकता नहीं, अखंडता नहीं, भारत को जो कि कुछ न कुछ जो कि सांप्रदायिकता फैलाने में मदद कर रहा है। तो इस तरह से जो कि एकता में ये बाधक के रूप में आ रहा है, जबकि घुरिये ने सिर्फ इसको एकता के रूप में देखा है, ठीक है। तो A.R. देसाई बोलते हैं कि ये जो कि तर्क संगत नहीं है। इसी तरह देखो कामटे हैं, स्पेंसर है, हाउबाउ है, दुर्खिम ने से ग्रहण किया है। घुरिये ने अपने समाजशास्त्र को इन सभी से जो कि ग्रहण किया है और बृहद उद्विकासीय विश्लेषण को प्रारूप कर अपने भारत विद्याशास्त्रीय विश्लेषण में केंद्रीय स्थान देते हुए भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। मतलब कहने का जो घुरिये हैं इन्होंने कामटे, स्पेंसर, हाउबाउ और दुर्खिम इन्होंने जो कि समाज के विकास उद्विकास के बारे में जो अपना स्टडी किया है, इन्हीं के स्टडी को ध्यान में रखते हुए जो कि घुरिये ने भी अपनी उसी तरह से स्टडी किया है भारतीय समाज के विकास को के बारे में, ठीक है। और देखो जो आपके देसाई जी हैं ये भी एक भारतीय समाजशास्त्री है, इन्होंने बोला कि भारतीय समाज जो कि निरंतर बदल रहा है, ठीक है, समाजशास्त्र निरंतर अधिकाधिक विशेषीकृत होता जा रहा है, परंतु घुरिये ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में केवल जो कि प्राचीन पुस्तकों का ही प्रयोग किया है और जो निरंतर जो बदलाव है उसका उपेक्षा किया है। तो इस आधार पर भी जो इनकी जो कि आलोचना की जाती है। तो इस तरह से कई सारे आलोचनाएं हैं, आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप देखो घुरिये की जो मुख्यतः स्टडी रही है भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, इन्होंने तीन पक्षों पर मुख्य रूप से बात किया है। पहला क्या है
पहला अगर आप देखोगे हिंदू संस्कृति एवं धर्म का विस्तृत विश्लेषण किया है, ठीक है। दूसरा देखो विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का तथा सामाजिक एकता को बनाए रखने में उनकी भूमिका का विश्लेषण किया है। जो विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक एकता, ये जो कि सामाजिक एकता को बनाए रखते हैं तथा उसकी विश्लेषण करने में अपनी भूमिका देते हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया समकालीन समाज की प्रक्रियाओं का विश्लेषण और इन 3 पक्षों को समझने के लिए जो कि देखो एक सेकंड, हाँ जो थर्ड है ये जो कि वर्तमान समाज के विश्लेषण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 आधार पर जो कि इन्होंने जो कि भारतीय विद्याशास्त्र उपागम का जो कि प्रयोग किया है अपने अध्ययन में, ठीक है। इसी तरह पे आप देखो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे संस्कृतिकरण की बात जो श्रीनिवास करते हैं, है ना, जनजातिकरण की बात कालिया करते हैं। तो इन सब की बात जो कि जो ये सब जो है ये सब किससे प्रभावित है, ये सब जो कि घुरिये से ही प्रभावित होकर अपनी इस तरह की स्टडी देते हैं। ये भी जो कि घुरिये की तरह ही जो विद्याशास्त्र उपागम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से देखो कुछ लोग हैं जो इनके साथ सहमत भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि इनका जो कि पूरी तरह से जो कि सब लोग आलोचना करते हैं, कुछ इनकी बात को स्वीकार भी करते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे लिखा है घुरिये ने कभी स्वयं को प्रकारवादी नहीं माना। प्रकारवादी मतलब वो ऐसे व्यक्ति जो इसको जो कि आपको एक तरह से मान के चलो कि ये मानते हैं कि समाज के जितने भी अंग हैं वो आपस में एक दूसरे के सहयोग करते हैं और सहयोग के साथ ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह की बात। तो इन्होंने बोला कि मैंने कभी समाज को मतलब अपने स्वयं को प्रकारवादी नहीं माना, प्रकारवादी समाजशास्त्री नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि बिना भूतकाल के संदर्भ में वर्तमान समाज एवं संस्कृति को नहीं समझाते। देखो जो प्रकारवादी हैं वो भूतकाल की स्टडी नहीं करते, वो प्रेजेंट की स्टडी के आधार पर जो कि अपनी जो कि बातें रखते हैं, अपने स्टडी रखते हैं। लेकिन जो घुरिये बोलते हैं इनका जो विद्याशास्त्र उपागम है ये तो अतीत की जो बुकें लिखी गई उसी के आधार पर, तो ये वही कहते हैं कि बिना अतीत के बात के संदर्भ में बात किए वर्तमान समाज एवं संस्कृति को नहीं समझा जाता। ये देखो काफ़ी हद तक सही भी बात है। आप किसी भी देश की अगर वर्तमान समाज को देखना चाहते हो तो आप उसके अतीत में झाँक कर देखो तो आपको पता चलेगा ये वर्तमान स्वरूप कैसे आया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि घुरिये ने प्रकारवाद को पूरी तरह से खारिज कर दिया। घुरिये ने प्रकारवाद के महत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। अपने अध्ययन में क्षेत्र कार्य के प्रयोग के रूप में प्रकारवाद के सकारात्मक पक्षों को स्वीकार किया है, ठीक है। और भारतीय विद्याशास्त्र में निहित जो कुछ भी कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया घुरिये का जो भारतीय विद्या उपागम समाजशास्त्र का था कि कैसे इन्होंने अपना अध्ययन किया, क्या क्या अध्ययन किया और कैसे जो कि भारतीय समाज को देखने की कोशिश की और भारतीय समाज का किस तरह से विश्लेषण किया है विभिन्न पक्षों में, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे भारतीय साधु संत की बात हो, चाहे भारतीय धर्म की बात हो, चाहे भारतीय पारिवारिक नातेदारी व्यवस्था हो, है ना। जो भी अपने पर्सपेक्टिव थे उन्होंने हर क्षेत्र में अपना बता दिया, ठीक है। तो इसी आधार पर कहते हैं कि देखो यहाँ पे कंक्लूजन करते हैं उन्हीं सब बातों का निचोड़ कि घुरिये ने भारतीय समाज के विश्लेषण हेतु भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को न केवल संवर्धित किया है बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को समझाने का प्रयास करके भारत में मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र के मध्य विभाजन रेखा को भी तोड़ने का कार्य किया है। मतलब भारतीय ऐसा नहीं कि समाज जो कि केवल मानव शास्त्र ही अलग अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र दोनों जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। मानव शास्त्र समाजशास्त्र जो कि भारत में आप अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते। जब आप एक दोनों को जोड़ के अध्ययन करोगे तो एक अच्छी स्टडी आपके सामने आएगी, ठीक है। यही बात कह रहा है। इसलिए अंत में घुरिये के बारे में जो कि डीपी मुखर्जी इसी वजह से जो डीपी मुखर्जी देखो इन्होंने काफ़ी अच्छा लाइन लिखा। अगर आप भी अपने आंसर को कोट करोगे, अगर कभी घुरिये के बारे में आता है तो बहुत अच्छा लगेगा, इंप्रेशन में जमेगा। डीपी मुखर्जी ने सहमत कहा है कि केवल घुरिये आज के इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है जबकि अन्य सोशियोलॉजिस्ट इन इंडिया, मतलब घुरिये ही जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं जबकि जो अन्य समाजशास्त्री हैं भारत में वो जो कि भारत में समाजशास्त्री हैं, ठीक है। जबकि घुरिये जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं, ऐसा जो कि डीपी मुखर्जी कहते हैं। इन्होंने इतना इस तरह से अध्ययन किया, एकदम बहुत ज़्यादा कर लो, इनका बस यही फोकस रहेगा कि मुझे अपने जीवन के 5-10 साल बस इसी में अध्ययन करना है, सब कुछ इसी का निचोड़ निकालना है। एक बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन इन्होंने अपना बताया है। तो ये रहा आज का भारतीय विद्या उपागम और घुरिये के बारे में। घुरिये का जो जीएस घुरिये जी का जो था विद्या उपागम उसके बारे में हमने समझा, पढ़ा ये अपने एसएस पढ़ने की बुक से। अब अगले जो हम पढ़ेंगे वो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या स्टडी की गई, किसने क्या कैसे स्टडी किया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर समझेंगे अपने अगले वीडियो में। जो भी दोस्त अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर जुड़िए, क्योंकि ये सीरीज अब चलने वाली है अगले 1 महीने तक और 1 महीने में जो कि आपका ये सेकेंड पेपर ख़त्म होने वाला है। तो रोज़ आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।